स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का साइंस चैप्टर 9 बल तथा गति का नियम। 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा अगर वीडियो ना देखे हो तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है और पूरा साइंस का कहा जाए तो नाइन्थ चैप्टर है ना, बल तथा गति का नियम। इससे पहले पढ़े थे क्या चीज़, क्या था इससे पहले? गति था, है ना। हाँ, गति का प्रकार पढ़े थे, गति सबको पढ़े थे उससे पहले। मोशन है ना। अब है बल और गति दोनों का नियम, बल और गति। सबसे पहले देख लेते हैं, समझते हैं ये है क्या कर रहे हैं। कोई भी कार्य करने के लिए हमको बल की आवश्यकता होती है। तो किसी चीज़ को, अगर कोई वस्तु को हमको गति कराना है, किसी वस्तु को गति कराना है तो उसमें हम दो तरह से बल लगाते हैं। या तो उसको खींच सकते हैं या उसको धकेल सकते हैं। तो ये जो खींचते हैं या धकेलते हैं, तो खींचने को बोलते हैं अपकर्षण और धकेलने को अभिकर्षण। तो ये खींचना और धकेलना ही क्या कहलाता है? वही बल कहलाता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ है, इसको उधर ले जाना है तो या तो ऐसे धकेलेंगे या खींचेंगे। इधर उधर करना हो तो धकेलेंगे खींचेंगे। तो धकेलना और खींचना यही क्या है? बल, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स उधर पुल या पुश, यानी धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं। तो ये जो धकेल रहे हैं खींच रहे हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स में डिफिनेशन आपको दिखाते चलेंगे, हम यहाँ पर ज़्यादा लिखने के प्रयास नहीं करेंगे, समझाते चलेंगे। डिफिनेशन आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु को धकेलना या खींचना दैट इज कॉल्ड फोर्स, बल कहलाता है। ठीक है, तो बल का प्रभाव आप समझिए। देखिए बल का प्रभाव, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो या तो खींच के खोलते हैं या फिर धकेल के, तो ये सारा चीज़ बल कहलाता है। और अगर बल का प्रभाव पूछे, बल का प्रभाव यानी बल लगाने से क्या हो सकता है, तो बल का प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव, बल को हम शॉर्ट में क्या याद रखेंगे? खींचना या धकेलना, है ना। खींचना और धकेलना, खींचना या धकेलना। किसी वस्तु को या तो खींचते हैं या तो धकेलते हैं, उसी को बल लगाना कहते हैं। ठीक है, बल लगाते हैं। इसका प्रभाव क्या है, इसका क्या क्या प्रभाव, बल लगाने से क्या क्या हो सकता है? तो देखिए बल लगाने से कोई वस्तु गतिशील हो सकता है, गतिशील। अगर बल लगा, जैसे ये वस्तु रुका हुआ है, ये रुका, बल लगा दिए तो ये गतिशील हो गया। ठीक है, तो कोई वस्तु, बल लगाने से कोई वस्तु में गति आ सकती है। ठीक है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो उसमें बल लगावे तो वो रुक सकता है। ठीक है, तो विराम अवस्था में आ सकती है, विराम अवस्था। यानी कोई वस्तु चल रहा है, गति कर रहा है, बल लगा कर हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल उधर से आ रहा है, पैर से उसको दबा के हम रोक सकते हैं, या कोई भी साइकिल चल रहा है उसको खींच दे रोक सकते हैं। तो गतिशील को हम रोक सकते हैं ताकत लगा के, बल लगा के, फोर्स लगा के। और क्या कर सकते हैं? दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे इधर से फुटबॉल आ रहा है, मार देते हैं तो उधर चल गया, तो क्या हो गया? वो दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बल लगा के, फोर्स लगा के तो आकृति परिवर्तन भी कर सकते हैं। आकृति परिवर्तन कर सकते। जैसे गुब्बारा है, दोनों तरफ से बल लगाएंगे पचक जाएगा, आकृति परिवर्तन हो रहा है। तो आकृति परिवर्तन कर सकते हैं। कितना 4 हो गया। और कुछ कर सकते हैं गतिशील का। अच्छा, स्पीड भी बढ़ा सकते हो, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है, पीछे से लथिया दिए तो दौड़ से भागने लगेगा, है ना। या साइकिल से जा रहा है, धकेल दिए तो और स्पीड चल जाएगा, यानी वेग में परिवर्तन। या तो वो चल रहा है उसको स्पीड तेज कर सकते हैं, या साइकिल चला रहा है और खींच देंगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन, या तो बढ़ जाएगा स्पीड या तो खींच देंगे तो स्लो हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ बल का प्रभाव है। ठीक है, फोर्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, बल लगाने से क्या क्या हो सकता है। कोई वस्तु रुकल है, गतिशील हो सकता है। कोई वस्तु चल रहा है तो वो रुक सकता है, बल लगा तो रुक सकते हैं। चल रहा है कोई इधर तो ऐसा दिशा परिवर्तन हो सकता है, उधर जा रहा है या इधर आ रहा है, मार दिए उधर चलिए। जैसे क्रिकेट का बॉल इधर आ रहा है, इधर इस दिशा में आ रहा है, बल लगा मार दिए चल गया, ओने का दिशा ये ओने कन हुए चल गया।
तो दिशा परिवर्तन। आकृति परिवर्तन हो गया, जैसे कोई मुलायम चीज़ है इसका तो आकृति परिवर्तन नहीं होगा। गुब्बारा साहब है कोनो, ये चेपो हो जाएगा है, तो आकृति परिवर्तन। वेग परिवर्तन माने स्पीड, स्पीड समझिए कि कोई धीरे धीरे जा रहा है, लथिया दिए पीछे से तो जोर से गनगना के चलने लगेगा, या जोर से चल रहा है खींच दिए तो स्लो हो जाएगा, तो वेग में परिवर्तन हो सकता है। तो ये बल है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे देखते हैं बल का प्रकार। प्रकार देखिए, फोर्स का प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। दो तरह का बल यहाँ पे हमको स्पेशली पढ़ना है, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। संतुलित बल देखिए, चित्र दिखाने का प्रयास करेंगे, चित्र में आप समझते चलिएगा। असंतुलित बल, इसको बैलेंस फोर्स कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, और एक अनबैलेंस, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। देखिए बल लगा रहे हैं दो तरफ से, जैसे इधर से भी इधर से भी, ये ऐसा कोई चीज़ को ऐसा धकेल रहे दोनों तरफ से, दोनों का जैसे ये है, एक इधर से धकेल रहा है एक इधर से, दोनों तरफ से ताकत सेम रहती है तो यहीं रहेगा। और अगर इधर कमज़ोर हो गया तो इधर भागेगा, इधर वाला कमज़ोर हुआ तो इधर भागेगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इधरों से ढकेल रहा है इधरों से, और दोनों का ताकत सेम है, सेम बल से धकेल रहा है। यह 10 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है ना, न्यूटन ने बताया था इसलिए। तो इधर से भी धकेल रहा है, इधरों से धकेल रहा है, ले दोनों का ताकत सेम है, तो कहाँ जाएगा ये वस्तु, कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे स्थिर रहेगा। तो इसी को बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं, संतुलित बल। या हम चाहेंगे दीवार को धकेले, ले धकेल, पूरा बल तो लगा रहा है लेकिन दीवार कहीं नहीं जाएगा, काहे कि दीवार भी हम जितना बल लगा रहे हैं उतना बल दीवार भी लगा रहा है, तो वही संतुलित बल हो जाएगा। गति कब करता है, जब असंतुलित बल कार्य करे, ठीक है। गति कोई वस्तु को अगर गति कराना है तो उसके लिए जरूरी क्या है, असंतुलित बल कार्य करनी चाहिए। यानी हम इधर से बल लगाए तो इसमें इतना ताकत नहीं है कि उधरों से बल लगा सके तो इधर गति कर जाएगा, लेकिन ये बुद्धि वालों सोचेंगे ये घसकाएंगे तो नहीं घसकेगा, काहे कि यहाँ पे असंतुलित बल कार्य करेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से अगर धकेल रहे हैं, एगो इधरों से एगो इधरों से, कोई वस्तु यहाँ है इधरों से धकेल रहे उधरों से, दोनों का ताकत सेम है, तब तो यहीं रह जाएगा। लेकिन असंतुलित बल किसको कहेंगे, जब देखिए इधर से एगो धकेल रहा है एगो इधर से, ई तनी कमजोर है, इधर लंबा लाइन कर दे रहे हैं माने ई तनी हैवी है, ठीक है। इधर तनी ताकतवर है उधर कमजोर है, तो ये घिसिया के उधर चल जाएगा, है पीछे पीछे होते भागे, इधर भाग जाएगा, वस्तु के इधर उधर गति करने लगेगा, है। इधर 20 न्यूटन है और इधर 15 न्यूटन है, तो वस्तु क्या हुआ है, इधर चल जाएगा उधर घसक जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स समझ में आ रहा है, दोनों तरफ से सेम ताकत लगा रहे हैं तो बैलेंस फोर्स, और एक तरफ का कम एक तरफ का ज़्यादा है तो उसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। और बैलेंस फोर्स में क्या होता है, इसका प्रभाव जीरो शून्य होता है, प्रभाव इसका शून्य जीरो होता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहाँ है वस्तु वहीं रह जाएगा, लेकिन इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसका मतलब गतिशील इसमें वस्तु हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स में। वस्तु का अवस्था में ये परिवर्तन नहीं लाता है क्योंकि ये दोनों तरफ का सेम है ना। तो विपरीत दिशा में जब दो बल एक दूसरे का विपरीत दिशा में, एक इधर से एक इधर से, विपरीत दिशा में बल कार्य लगा रहे हैं, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और अगर दोनों का बल एक समान हो तो उसको संतुलित बल कहते हैं। उसमें वस्तु का कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, और असंतुलित बल में एक तरफ का ज़्यादा बल होगा एक तरफ कम, तो उसको असंतुलित बल, ठीक है। तो संतुलित बल और असंतुलित बल कोई दिक्कत नहीं है। संतुलित बल में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा, और असंतुलित बल में वो सारा चीज़ होगा जो बल के प्रभाव में पड़े, बल का जो प्रभाव पड़े वो सारा कुछ यहाँ होगा। यानी बल, असंतुलित बल में क्या होगा, वस्तु चल सकता है या चलता हुआ है तो उसका दिशा परिवर्तन हो सकता है, आकृति बदल सकता है, स्पीड बढ़ सकता है, ठीक है। तो सारा कुछ हो सकता है जो कि बल का जितना प्रभाव है वो सारा का सारा प्रभाव असंतुलित बल पर भी होगा, पर ही होगा। संतुलित बल रहा तो संतुलित बल में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आते हैं गति का नियम पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, बल समझ में आ गया और गति तो मोशन तो पहले पढ़ चुके हैं इससे पहला चैप्टर में। तो यहाँ पे हमको अब नियम पढ़ना है, गति का नियम। तो गति का नियम को समझते हैं। गति का नियम सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, गैलीलियो नाम था। तो गैलीलियो ने बताया था कि कोई वस्तु अगर है, कोई वस्तु है रुका हुआ, कोई वस्तु है स्थिर है, यानी कि रुका हुआ है, रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, कोई वस्तु स्थिर है, रुकल है, रुकल। तो कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो वो तब तक रुका रहना चाहता है जब तक कि उसको पाछे से या आगे से कोई ना ढकेल दे। मतलब जब तक उसमें किसी प्रकार का असंतुलित बल ना कार्य करे तो कोई वस्तु रुकल है तो वो रुकले रहेगा। और अगर कोई वस्तु मोशन में है, चल रहा है, तो वो चलते रहना चाहता है या चलते रहेगा जब तक कि उसमें कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। सबसे पहले इसको बताया कौन था? गैलीलियो, है ना। गैलीलियो ने क्या बोला? कोई वस्तु रुकल है तो वो रुकले रहना चाहता है, कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहना चाहता है जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल कार्य ना करे। कैसा? असंतुलित बल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कोई जैसे वस्तु रुकल है, ये जैसे ये वस्तु देखिए यहाँ पर ऐसा ये रुकल है, तो ये रुकले रहेगा जब तक कि इसको हम पीछे से या कहीं से भी जब तक बल ना लगे। जैसे बल लगा दिए तो चल रहा है, नहीं बल लगाएंगे तो ये अगर ऐसा रुका हुआ है कहीं पे तो ये रुकले रहना चाहेगा, रुकले रहेगा जब तक इसमें कोई किसी प्रकार का असंतुलित बल कार्य ना करे। यानी असंतुलित बल किसी प्रकार जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ही रुकले रहेगा। है समझ में? कोई भी वस्तु है, जैसे यहाँ पे बेंच वेंच रखा है, बोर्ड रखा है, तो ये रुकले ना रहेगा, चलने थोड़ी लगेगा अपने। जब इसको हम उठा के इधर उधर करेंगे तभी ना होगा। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वो भी चलते रहेगा जब तक उसमें कोनो बल असंतुलित बल कार्य ना करे। अब कहिएगा जैसे कि गेंदा उंदा कोई मारते हैं, लुढ़कते लुढ़कते वो कहीं ना कहीं जाके तो रुक जाता है, उसको तो चलते रहना चाहिए, तो फिर रुकता कैसे है? ये गैलीलियो तो कह रहा है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो हमेशा गतिशीले रहेगा जब तक उसमें बल नहीं लगाएंगे। लेकिन कोनो को लुढ़का दिए कुछ भी चीज़ को तो एक समय में उसको बिना रोके भी रुक जाता है ना, थोड़ा दूर जाते 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 कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा। तो फिर वो रुकता कैसे है? अगर वो उसको गतिशील करा दिए, हमेशा गतिशील ही रहना चाहिए, तो उसमें रुक रहा है, वो रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? यानी कि इसमें किसी ना किसी प्रकार का बल कार्य कर रहा है, उसको रोकने की प्रयास कोई ताकत कर रहा है, कोई फोर्स है जो उसको रोक रहा है और अंतिम में उसको रोक देता है। तो कौन सा फोर्स है? जैसे गेंद है, लुढ़क रहा है ज़मीन में, तो जब लुढ़क रहा है तो इसका विपरीत दिशा में, गेंद अगर उधर जा रहा है तो इसका विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। जहाँ पे ये टच कर रहा है सरफेस, जैसे ये सरफेस टच कर गया यहाँ, तो इधर जा रहा है तो इसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है। हम उधर इसको गति करा रहे हैं तो जिधर गति कर रहा है इसके उल्टा दिशा में एक बल जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे एक बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगता है, क्या लगता है? घर्षण बल। तो जहाँ भी वस्तु टच करके अगर जैसे लुढ़क रहा है, जा रहा है आगे, तो इधर जा रहा है तो उसका विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। इसीलिए वो बल क्या करेगा, जब स्पीड में थोड़ा है तो उस समय तो ये घर्षण बल चाहेगा रोकना लेकिन नहीं रुक पाएगा। धीरे 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 इसको घर्षण बल लगे रहा तो धीरे धीरे इसको ऐसा इसका गति को स्लो कर देता है, कम करता है, कम करते 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 एक समय में उसको रोक देगा। तो कौन रोक रहा है? एक घर्षण बल कार्य कर रहा है इसके विपरीत दिशा में, वो रुक रहा है, अपने आप नहीं रुकता है। ठीक है, तो उसमें भी किसी प्रकार का बल एक कार्य कर रहा है जिसको बोलते हैं घर्षण बल। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है? कोई वस्तु रुकल है, रुकले रहेगा जब तक कि उसको ठेलेंगे नहीं पीछे से, और कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक उसमें बल ना लगे। तो उसमें अगर बल हम अपने से ना लगाए, कोई इंसान बल ना लगाए, तो उसमें पृथ्वी यानी इसका जो घर्षण जहाँ टच कर रहा है वो अपने आप उसको ऑटोमेटिक बल लगाता है, जिसको घर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण गेंद लुढ़कता हुआ कहीं जाकर रुक जाएगा। या कुछ भी चीज़ है फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जा कर के रुकेगा। ठीक है, अवश्य फेंकेंगे कहीं को ऊपर नहीं, ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा, घर्षण बल वहाँ पे कार्य कर रहा है। ऐसे लुढ़का देंगे कोई चीज़ को तो वो रुक जाएगा, तो उसमें घर्षण बल कार्य करता है।
आयवसन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गैलीलियो सबसे पहले थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। तो इसी को अध्ययन करके न्यूटन ने इसका नियम दे दिया है ना, गति का नियम। तो न्यूटन ने इसी सब को अध्ययन करते हुए एक नियम दिया, 3 नियम दिया है। लेकिन पहले देखते हैं गति का पहला नियम। गति का पहला नियम किसका? गति का पहला नियम न्यूटन का है ना, न्यूटन के गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने पहला नियम यही गैलीलियो के बात को ही थोड़ा बोल दिया। न्यूटन का पहला नियम, ये जो नियम है उसके अनुसार भी वही चीज़ है जो गैलीलियो ने कहा था। गैलीलियो ने क्या कहा? कोई वस्तु रुकल है तो रुकले रहेगा, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। तो न्यूटन का पहला नियम भी यही कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। समझ में आ रहा है? कोई जब तक असंतुलित बल कार्य ना करे, यानी रुकल है ये तो रुकले रहेगा जब तक कि इधर से ठेले नहीं, है ना, कोनो बल इधर से नहीं लगाए तब तक ये रुकले रहेगा। कोई चल रहा है तो वो भी चलते रहेगा जब तक उसमें कोई बल कार्य ना करे। तो ये कहा है न्यूटन का, यही है पहला नियम, न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम। ठीक है, अगर कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान रैखिक गति का अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उसमें बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। देखिए इसका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे गाड़ी आप चलाते होंगे, गाड़ी उड़ी चलाते होंगे या बैठे होंगे गाड़ी में। गाड़ी में बैठने से क्या होता है? जैसे रुकल है गाड़ी, रुकल है, अचानक से अगर बढ़ा दिया, अचानक से एकदम स्पीड से शुरू में उठा दिया गाड़ी को धाएँ से, क्या हो जाता है? अरे पीछे फेंका जाएगा, है, अचानक ही स्पीड बढ़ा दी तो पीछे फेंका जाएगा, होता है ना, पीछे फेंकाने जैसा लगता है और कभी कभी फेंका ही हो जाता है। तो अचानक गाड़ी बढ़ा तो पीछे फेंका रहे हैं, कैसे ऐसा हो रहा है समझिएगा। ये गाड़ी है, ये गाड़ी बना दी है, यहाँ पे बैठल है कोई, है ये बैठल है कोई यहाँ, तो गाड़ी जैसे बढ़ा आदमी पीछे फेंकाएगा। काहे कि शुरू तो रुकल ना है, गाड़ी रुकल है, आदमी रुकल है, उसमें जो बैठल है रुकल है। न्यूटन कहा है कि कोई वस्तु रुकल है तो रुकले रहना चाहेगा, तो आदमी ऐसा रुकल है गाड़ी में बैठ के तो रुकले रहना चाहेगा। अब गाड़ी वो बढ़ ही अचानक बढ़ गया तो शरीर हुआ तो कहेगा ना हम रुकले रहेंगे, तो तनिक देरी के लिए रुकले रहना चाहेगा। तो गाड़ी वो बढ़ गया और हम रुकले रह गए, इसलिए गाड़ी वो आगे बढ़ जाता है तो आदमियाँ उठे रहता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। यानी नीचे से गाड़ी वाला लेकर भाग रहा है और ऊपर शरीर जो है वहीं रहना चाहता है, तो पीछे आगे ले गया पैर को, पैर जहाँ मड़ल है वो तो आगे चल गया और शरीर ऊपर का शरीर इधर पीछे हो जाता है। पीछे क्यों हो रहा है? क्योंकि रुकल रहना चाह रहा है, ये शरीर पूरा रुकल रहना चाह रहा है और इधर से अचानक लगा दी, गति करा दी पीछे, नीचे से गाड़ी को लेकर अचानक चल गए, यानी पीछे शरीर जो है पीछे भाग जाता है, पीछे फेंकाने लगता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन के गति का नियम इसी बात को कहा है कि कोई वस्तु अगर रुकल है तो रुकले रहना चाहता है ना, तो रुकले रहना, इस शरीर वो रुकले रहना चाह रहा है। अब इधर से तो बैठल है, अब ये वाला को लेकर आगे बढ़ गया तो ये शरीर क्या हो जाएगा? यहीं रहेगा। लेकिन ई वाला आगे चल गया, जैसे ये यहीं है लेकिन यहाँ का पोर्शन खाली आगे लग दिया तो पीछे होगा ना, ऐसे तो पीछे फेंकाने लगता है। ठीक है, अब यही वाला अगर गतिशील है तो गतिशील वाला क्या बोला न्यूटन की? कोई गतिशील वस्तु है तो वो गति करते रहना चाहता है जब तक उसमें बल ना लगा, एक्स्ट्रा बल, वो चाहता है कि हम गति करते रह ले। तो गति कोई कर रहा, अचानक ब्रेक मार देते हैं तो और पा जाते हैं आगे। क्यों? क्योंकि शरीर गति कर रहा था, अब शरीर गति कर रहा है तो कोई वस्तु तो सोचता है गति करते रहते, चलो गति कर रहा है, अचानक रुक गया। अब यहाँ तो ये ब्रेक मारा गया, ये रुक गया, लेकिन ये वाला शरीर हुआ तो सोच रहा है कि हम गति करते रहेंगे, तो ये आगे जाके गति करने लगता, गति करना ही चाहता है, इसलिए आगे ऐसा और पा जाता है। ठीक है, तो चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक मारने से आगे, और अचानक रुकल है और अचानक बढ़ा दिए तो पीछे। क्यों ऐसा हो रहा है? समझ में आ रहा है? न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम, यही बात को समझाया है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। मास
मास माने द्रव्यमान माने वजन। तो वजन तो समझ में आता है, मास मेरा कुछ मास है, इसका कुछ मास है ना। तो मास माने वजन, ये तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। मास केजी में होता है, 10 केजी 20 केजी, कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो ये मास में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जड़त्व जो आ रहा है, जड़त्व को समझिए। जड़त्व क्या है? जड़त्व, इनर्शिया, इनर्शिया, जड़त्व। देखिए जड़त्व, तो जड़त्व जो है कोई वस्तु का वह गुण है, जड़त्व कोई वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु रुकल है तो रुकले रहना चाहता है, या चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। ठीक है, न्यूटन कहा ना, रुकल है तो रुकले रह जाएगा, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। तो वो जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। जड़त्व कुछ ऐसा गुण है उसके वस्तु के अंदर, जो कि क्या है कि कोई वस्तु अगर रुका है तो जड़त्व के कारण ही रुकले रहेगा। जैसे ये ऐसे जहाँ रखल है तो इसमें कुछ ना कुछ जड़त्व है, इसलिए ये यहीं पे है। अगर जड़त्व नहीं रहता तो बह जाता, लुढ़क जाता। जड़त्व है इसमें तो ये स्थिर रहेगा। ठीक है, तो जड़त्व देखिए, जितना ज़्यादा मास रहेगा कोई वस्तु का उतना अधिक जड़त्व होगा। जड़त्व में ना इसे समझिए कि जमीन कितना मजबूती से उसको पकड़ा है, वही जड़त्व है। ठीक है, साधारण शब्दों में कहे तो जमीन, जैसे हम खड़ा है तो जमीन हमको कितना मजबूती से पकड़ रखा है, वही हमारा जड़त्व होगा। ठीक है, तो कोई हल्का वस्तु है कि इसका हल्का से पकड़ के रखेगा, वो आराम से इधर उधर हो जाएगा, उठ जाएगा ले। अब ये बहुत भारी वस्तु रहता है, पूरा बड़का को पहाड़ यहाँ है, बड़का को पत्थर, उसको सोचेंगे इसे तार के हटा देंगे तो हटेगा? नहीं हटेगा, क्योंकि उसका जड़त्व बहुत मजबूत है। माने उसको पृथ्वी जो बड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ है ना, पृथ्वी उसको बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। यानी जहाँ पे टच कर रहा है वो कितना मजबूती से ये पकड़, एक दूसरे में चिपका, एक दूसरे को पकड़ के कितना मजबूत से रख रहा है, वही उसका जड़त्व है। तो हल्का वस्तु है यानी द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। अगर द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो जड़त्व भी उसका बहुत ज़्यादा होगा, जिसको हम हिला डुला नहीं सकते अगर बहुत ज़्यादा जड़त्व रहे तो। अवश्य जड़त्व में कोई दिक्कत नहीं है। कोई वस्तु, हल्का वस्तु का जड़त्व, ये हल्का वस्तु है, इसका जड़त्व एकदम हल्का है, तन्य से इधर उधर हो जा रहा है। बड़ा वस्तु कोई है, भारी वस्तु यानी द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी अधिक हो। किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसका जड़त्व का माप है। द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहेगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक रहेगा। ठीक है, और हल्का वस्तु है तो उसका हल्का वस्तु का जड़त्व भी हल्का होगा, कम होगा। ठीक, तो ये जड़त्व है और कोनो बात नहीं जड़त्व में। ठीक है, तो मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम देख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा नियम को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मोमेंटम आप समझते हैं, जड़त्व एकदम छोटा छोटा चीज़ है, कोनो भारी चीज़ नहीं, बस नाम याद रखिएगा। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं बाकी सब समझते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम संवेग, संवेग। मोमेंटम कहते हैं कोई वस्तु है, कोई वस्तु उसमें कितना वजन है, द्रव्यमान कितना है और वो कितना स्पीड से गति कर रहा है, सबको अगर गुना कर दिए तो वही कहलाएगा संवेग। मोमेंटम नहीं समझ में आ रहा है? मोमेंटम संवेग, मोमेंटम को संवेग को मोमेंटम से लिखते हैं, MOME, मोमेंटम हो गया। ये सब M से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो P से लिखते हैं। ठीक है, P से दिखाते हैं, मोमेंटम को P से दिखाते हैं। तो मोमेंटम बराबर या P बराबर होता है, मोमेंटम बराबर कोई वस्तु का मास, मास गुना उसका स्पीड, मास गुना स्पीड, माने कितना वजन है और कितना स्पीड से चल रहा है ना, वेग कह देंगे इसको, वेलोसिटी। वेलोसिटी ही एक प्रकार का है, स्पीड है। तो कितना स्पीड से चल रहा है और उसमें कितना वजन है, दोनों को गुणनफल कर देते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान और गुना के, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान यानी वजन और वेग यानी कितना जोर जा रहा है, वो दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं। शॉर्ट में इसको P बराबर mv कहते, लिख सकते हैं, P बराबर mv। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। वेग किसको कहते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। m मतलब क्या है? मास, द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान?
वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। कोई वस्तु का द्रव्यमान और v माने वस्तु का वेग, कोई वस्तु का वेग, कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग बीचवा में गुना है, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है। कोई वस्तु है उसका अगर वजन बढ़ा दे तो संवेग बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। कोई वस्तु है वजन बढ़ा दिया जाए अगर उसको, तो वजन बढ़ने से क्या होगा, संवेग भी बढ़ेगा। और कोई वस्तु है उसका वजन को उतना ही रहने दिया जाए, लेकिन स्पीड यानी वेग को बढ़ा दिया जाए तो भी संवेग बढ़ जाएगा। ठीक है। संवेग बढ़ेगा मतलब जितना ज़्यादा संवेग रहेगा उतना ज़्यादा चोट लगेगा अगर मारेंगे तो, है ना। जैसे ये कोई वस्तु है, इसको फेंक के मार रहे हैं, कोई हल्का वस्तु है फेंक के मार रहे हैं, तो हल्का वस्तु है, हल्का वेग भी, स्पीड भी, माने फेंक भी रहे हल्का सा, तो संवेग कम होगा। तो वस्तु वो हल्का है, फेंकियो रहे हल्का एकदम कम स्पीड से, तो कोनो नहीं होगा, ये कुछ दर्द नहीं होगा, इतना सा कर, ऐसा में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगर बहुत वजन चीज़ है, भारी चीज़ है, और उसको इतना ऊपर से गिरा देते केचा जाएगा, दर्द देगा। भारी वस्तु है और इसको स्पीड अगर ज़्यादा ना रहे, लेकिन वस्तु भारी, बड़का को पत्थर है और पत्थर को ऊपर से ऐसा पास देंगे, खाली छोड़ देंगे मुड़ी में तो टूट जाएगा, या पैर में गिरा देंगे तो पैर टूट जाएगा। तो वस्तु भारी है तो उसका स्पीड कम हो रहे तो खतरनाक होगा, है ना। कम हो रहे तो चोट ज़्यादा लगेगा, यानी संवेग उसका, मोमेंटम उसका बढ़ जाएगा, है ना। और अगर कोई वस्तु तनी को जमे है, बहुत हल्का है, लेकिन उसका अगर वेग बढ़ा दिए तो वो भी खतरा हो सकता है, यानी उसमें भी संवेग बढ़ सकता है। जैसे गोली, बंदूक का जो गोली रहता है इतना वो तो रहबे करता है, कतई हो इतना ठोस रहता होगा, एक अंगुली का मान चलिए। अब इस बंदूक के गोली को अगर हम हाथ से फेंक के मारेंगे तो कौन होगा, कुछ ना होगा। हाथ से फेंक के मारेंगे तो हाँ थोड़ा बहुत चोट लगेगा, ऊपर में दर्द देगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं, वैसे थोड़ी को घुस जाएगा एकदम, मारेंगे तो सर जान चल जाएगा हाथ से। लेकिन वही इतने ही सा गोली को बंदूक से अगर छोड़ते हैं तो चीर के पार हो जाता है, आर पार। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर वेग बढ़ा दी, वेग स्पीड बढ़ गया, इसीलिए उसका संवेग बढ़ गया। वजन उतना ही है लेकिन स्पीड बढ़ गया तो संवेग बढ़ गया, चीर फाड़ देगा। ठीक है। तो स्पीड बढ़ने से भी संवेग बढ़ेगा, वजन बढ़ने से भी संवेग बढ़ेगा। अगर स्पीड को नहीं बढ़ा रहे हैं, स्पीड माने वेग को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वजन बढ़ा दीजिए, संवेग बढ़ जाएगा, पैर हाथ टूट जाएगा। और अगर वजन इतने हैं, एगो बंदूक जैसे इतने हैं, हाथ से मत फेंकिए, हाथ से फेंक माने कम वेग इसका बढ़ा दीजिए, बंदूक से फेंकिए, चीर देगा, है ना। तो वेग बढ़ने से भी मोमेंटम बढ़ेगा, वजन बढ़ने से भी मोमेंटम बढ़ेगा। आया बस समझ में। चलती गाड़ी से आदमी टकराता है तो ज़्यादा चोट लगेगा, और रुकल गाड़ी से टकराएगा, ऐसे जाकर किसी तरह ऐसा हो गए तो क्या चोट लगेगा, कुछ हो ना, हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा ऐसा घड़ाएंगे हो गया। लेकिन अगर स्पीड से चलता हुआ गाड़ी आ रहा है उसमें बजरा गए तो खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि वेग से आ रहा था, स्पीड से आ रहा था वो, तो जितना ज़्यादा स्पीड से आएगा उतना ज़्यादा मोमेंटम बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा, और संवेग जितना ज़्यादा हुआ उतना खतरा हो सकता है। ठीक है। और रुकल गाड़ी है तो संवेग कम है, भले वजन ज़्यादा है लेकिन संवेग कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्पीड से आ रहा है उसमें बजरा गए तो चोट ज़्यादा लगेगा। तो संवेग बढ़ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, वजन बढ़ाने से भी संवेग बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाने से भी संवेग। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, संवेग जो है P जो है समानुपाती है किसका, M, और P समानुपाती है V का। समानुपाती मतलब कि M को बढ़ाएंगे मास को तो भी बढ़ेगा, और V को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है। दोनों का समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दोनों में से किसी एक को भी बढ़ावेंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन एक आठ कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखिए तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो में इतने ही, फिर आगे देखेंगे न्यूटन का गति का दूसरा नियम। देखिए एक क्वेश्चन है, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है, पत्थर का द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी मास है 10 kg, मास 10 kg है,
और उसका वेग दिया, वेलोसिटी दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताना है इसका संवेग कितना होगा, यानी मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर एम भी सिंपल सा चीज़ है, गुना कर देना है। एम है 10 और भी है 2, 10 दूनी 20, मास का केजी हुआ है और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका फिर उपयोग न्यूटन के गति का दूसरा और तीसरा नियम में करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे इसका और क्या आता है। तो यहाँ तक कि आप देख लीजिएगा, है ना। और एक वीडियो और बना देंगे, एक ही बताने से थोड़ा सा नहीं ठीक लगता है, बोरिंग लगने लगेगा। तो दूसरा और तीसरा नियम, ज़्यादा कुछ नहीं, बस दूसरा और तीसरा नियम देखना है। अब न्यूटन के गति का दूसरा और तीसरा नियम, उसको एक वीडियो में देख लेंगे, 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा। उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो कल मिल जाएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।